हेलो साथियों, कैसे हैं? ये वीडियो थोड़ा सा आपके गोल में सम्मेलन और एक्ट के तहत बनाया गया है। इस वीडियो में बस यही रहेगा। तो जैसे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपरों में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। साथियों, 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 28 दिसंबर 1885 में हुई और इसके संस्थापक दूसरे थे एलन ऑक्टेविलियन एमओएचओ ह्यूम, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हुई है मगर इसका संस्थापक कौन था। तो आपको बताया एलन ऑक्टेविलियन एमओएचओ ह्यूम, स्कॉटलैंड। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और जो इसका स्थान था बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। और उस समय जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय का वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के समय कौन सा वाइसरॉय था। तो आपको बताना पड़ेगा लॉर्ड डफरिन था। ये भी कभी आ जाता है लॉर्ड डफरिन का समय कितना, तो 1885। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसका नामांकन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। तो दादा भाई ने इसका जो नाम दिया, नामांकन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा। इसके पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जो पहले इसका जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, मगर दादा भाई ने इसका नामांकन बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। आगे आता है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित हुआ। इसमें दो लोग आए, एक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन कब आया? 1916 ईस्वी में आया। बाल गंगाधर तिलक पुणे से थे, बेलगांव पुणे से, और एनी बेसेंट मद्रास से। उसके बाद आता है रॉला एक्ट 1916। 19 मार्च 1916। रॉला एक्ट को काला कानून, यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्त किया जा सकता है। मतलब बिना पूछे, कोई भी कारण बिना बताए हुए इस एक्ट में आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जो कि ये कानूनी गलत था। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील कानून, मतलब न कोई कानून, मतलब कहने का मतलब ज़बरदस्ती का काम। रोला एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919 में। और इसे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने बनाया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार कर लिया गया? दोनों लोगों को क्या कर दिया गया? 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके बाद आते हैं क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रोला एक्ट के विरोध में, रोला एक्ट अभी हमने बताया काला कानून। रोला एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। क्या? एक सभा बुलाई गई और ये शांतपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। क्वेश्चन यही आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाई? तो जनरल डायर ने।
जिसमें काफ़ी लोग मरे भी हुए हैं, अभी आगे हम बताएंगे। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर के ऊपर लौटा दी। इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने अपनी एक उपाधि केसर हिंद उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वापस कर दी। उसके बाद इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त कर गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, इस घटना की जांच करने के लिए हंटर कमीशन अपनाया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए। सरकारी एक जो रिपोर्ट थी, ये देखो लोग मारे गए, यहाँ बैठक बुलाई गई थी। सरकारी जो रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा था कि मतलब जलियांवाला हत्याकांड में 379 लोग ही मारे गए, मगर जो कांग्रेस समिति थी उसका मानना था कि 1000 लोग मारे गए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें एक भारतीय भी जनरल डायर से मिला हुआ था इस घटना में। उसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? उसका नाम हंसराज। उसके बाद अगला आ जाता है आपका खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। खलीफा भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली के, ये मुस्लिम बांग्लादेशी के, जो खिलाफत आंदोलन 1919 खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन के ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ हुआ। अगला असहयोग आंदोलन 1920। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। क्वेश्चन आएगा, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो महात्मा गांधी। कब किया गया? 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला एक आता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 1922। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई में भीड़ में गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी गई, परंतु इसमें 23 पुलिस मौत हो गई। ये देखो आप लोगों को दिख रही होगी, ये पुलिस थाने में आग लगा दी गई। चौरी चौरा कांड 1922। 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों ने गुस्सा व्यक्त की और गोरखपुर में यह है, ये जो जेल है, थाने में आग लगा दी गई। आगे जाते हैं। आगे आपको 3 गोल सम्मेलन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए? लंदन में हुए। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, दूसरा गोल सम्मेलन कब हुआ, तीसरा गोल सम्मेलन कब हुआ, और तीनों गोल सम्मेलन कहाँ पर हुए? लंदन में हुए। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया। अंबेडकर जी ने क्या किया? तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, रैमजे मैकडोनाल्ड था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। स्थान इसका था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। पहले से मालूम है कि मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन हमारे कहाँ हुए, कि मतलब लंदन में हुए। उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। उस समय का प्रथम गोल सम्मेलन के समय में
वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना आगा और खान मोहम्मद अली ने भाग लिया। दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी भाग लिया इस पहले गोलमेज सम्मेलन में। उसके बाद आता है प्रथम गोल सम्मेलन हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने एक इरविन समझौता किया। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में कुछ शर्तें हुई दूसरे गोल सम्मेलन के लिए। तो लॉर्ड इरविन की जो शर्तें थी, उन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से लंदन आए, ब्रिटिश शासन का बहिष्कार न किया जाए। ये क्या लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की क्या 11 सूत्री मांगे थी, वो कौन कौन सी मांगे, आगे चलते हैं देखते हैं। ये उनकी 11 मांगे थी। उन्होंने कहा पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगा देना, महात्मा गांधी ने कहा। दूसरा कहा विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग के 4 पैसा कर लिया जाए। तीसरी भूमि लगान पर आधा और उस पर काउंसलिंग का नियोजन रहे। चौथी है नमक कर पर समाप्त कर दिया जाए। पाँचवीं थी सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी कर दी जाए। उसके बाद 6C बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरियों पर वेतन आधा कर दिया, जो बड़ी बड़ी नौकरियां उन पर आधा वेतन कर दिया जाए। 7वां था विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे। 8वीं थी भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। और 9 था सभी राजनीतिक बंदियों पर छोड़ दिया जाए। 10 था गुप्तचर पुलिस को हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रखे। 11 थी आत्मरक्षा के लिए हथियार अनुमति दी जाए। ये था 11 सूत्री, ये मतलब महात्मा गांधी की मांगे थी। अगला दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, स्थान सेंट पॉल पैलेस, लंदन। वायरस लॉर्ड लिंथगो। सम्मिलित सदस्य इसमें मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद जिन-उल-इल्ला और दलित वर्ग में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस से महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। गांधी जी के SS राजपूताना जहाज़ लंदन से आए थे। जो लंदन से आए थे उस जहाज़ का नाम था SS राजपूताना। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। किसने? फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न कहा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, स्थान लंदन। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। उसके बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरबदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुई। जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो एक बातचीत और मुलाकात हुई, ये यहीं पर हुई यरबदा जेल में। दोनों लोग उसी में कैद थे। परिणाम ये था कि केंद्रीय विधानमंडल के दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया जाए और दूसरी थी ये थे प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए दलित सीट के लिए 71 से बढ़ाकर 148 कर दी जाए। अगला था पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च 1940 को लाहौर के अधिवेशन के मुस्लिम लीग में पाकिस्तान की मांग। 1940 माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन के भारत के विभाजन की योजना रखी। भारत को अलग किया। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को। ये एक जो कर्क रेखा आप लोगों को दिखा रही, यही हमारी रेड लिप रेखा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, ये देखो आपको सभी को दिखा रही होगी।
आगे चलते हैं। भूदान आंदोलन 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इसमें इसकी यही चर्चा थी, मतलब भूमि को दान देना, भूमि को दान देना। ये देखो दिखा रहा है 1991 विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन, जो भूमि को, तो इसमें जो ज़मीन को दान देने वाला पहला व्यक्ति था रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि की दान दी। इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगले वीडियो के लिए प्रयास कर रहे हैं बनाने का। ये थोड़ा सा वीडियो जल्दी बनाया इसलिए कि हम ऑन ड्यूटी पर बैठे हुए हैं, समय कम मिलता है, जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास किया है। वरना समझ में आया तो फिर बताना, पुनः वीडियो बना के फिर भेज देंगे। तब तक के लिए भाई सभी को नमस्कार।